नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जर्नल के अध्ययन के मुताबिक चरम मौसम आक्रामक प्रजातियों के लिए मददगार साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों या विधायकों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश दिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और सिडबी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिव्यांगजनों की पहुंच में सुधार करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त ने विविध निर्णय दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जलवायु लोचशील और निम्न कार्बन युक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए एक फ्रेमवर्क का अनावरण किया और भारत में सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता बढ़कर 60 गीगावाट हुई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जर्नल के एक अध्ययन के मुताबिक चरम मौसम आक्रामक प्रजातियों के लिए मददगार हो सकता है। आक्रामक प्रजाति यानी इन्वेसिव स्पीशीज एक ऐसी प्रजाति होती हैं जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विदेशी या बाहरी होती हैं। इस प्रजाति के उस विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने से वहां आर्थिक या पर्यावरणीय नुकसान की संभावना होती है। साथ ही ये मानव स्वास्थ्य के समक्ष खतरा भी पैदा कर सकती है। केवल वे विदेशी प्रजातियां जो स्थानीय जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानिक प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालकर वहां स्थापित होती और फैलती हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियां कहलाती हैं। इस अध्ययन में ये कहा गया कि मनुष्यों द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में लाई गई अधिकतर आक्रामक प्रजातियों में अनुकूलन क्षमता और उच्च प्रजनन दर जैसे गुण होते हैं। ये गुण उन्हें प्रतिकूल पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। विशेष रूप से आक्रामक पादप प्रजातियां अक्सर अपने बीजों को फैलाने में भी काफी सक्षम होती हैं। इससे वे इन क्षेत्रों पर शीघ्र ही प्रसारित हो जाती हैं। चरम मौसम स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर सकता है, जल उपलब्धता को कम कर सकता है और पर्यावास को हानि पहुंचा सकता है। इससे अस्थानीय प्रजातियों को स्वयं को स्थापित करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि अगर चरम मौसम के प्रभावों की बात करें तो पारिस्थितिकी पर इसके अलग प्रभाव होंगे। आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश मूल प्रजातियों के विलुप्त होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। जैव विविधता में गिरावट आती है। इसके अलावा सीमित संसाधनों के लिए स्थानीय जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। पर्यावासों में बदलाव होने लगता है। वहीं आर्थिक प्रभाव की बात करें तो 2019 में आक्रामक विदेशी प्रजातियों की वजह से विश्व में $423 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ था। खाद्य सुरक्षा की स्थिति भी चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि आक्रामक प्रजातियां फसल के नुकसान और मृदा की गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी इसके खतरनाक प्रभाव हैं। ये संक्रामक रोगों के वाहक के रूप में कार्य कर सकती हैं। आक्रामक प्रजातियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर काफी प्रयास किए गए हैं, जैसे कि आक्रामक प्रजाति विशेषज्ञ समूह IISG का गठन किया गया है। इसे 1994 में गठित किया गया था। इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप आक्रामक प्रजातियों पर वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञों का एक वैश्विक नेटवर्क है। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। ये न्यायपालिका और विधायिका से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों या विधायकों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किए। इस याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी RPA 1951 की धारा 8(3) को चुनौती दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) कम से कम 2 साल की सजा वाले अपराधों के दोषी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को सांसदों या विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए स्वतः संज्ञान लेकर इन मामलों को दर्ज करने का निर्देश दिया है। इन मामलों को इन रीडेजिग्नेटेड कोर्ट्स ऑफ MP या MLA शीर्षक के तहत दर्ज किया जाएगा। ऐसे मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ द्वारा की जा सकती है। डेजिग्नेटेड न्यायालय कई बातों को प्राथमिकता देगा, जैसे कि सांसदों या विधायकों के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामले, 5 वर्ष या इससे ज्यादा के कारावास की सजा वाले आपराधिक मामले। अन्य मामलों में ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर मामलों का स्थगन नहीं करेगा।
उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए उपाय करने होंगे। अनुच्छेद 227(1) के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में जहां वो अपनी अधिकारिता का उपयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। ऐसे मामलों से सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय जुड़े हुए हैं, जैसे कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया था। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 वाद के तहत जिन विधायकों को किसी अपराध में कम से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वे सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। इसके अलावा भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 वाद में मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और सिडबी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। DAY, NRLM और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कुछ अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की टीमों की क्षमता और कौशल में वृद्धि करना, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अनुभवी सदस्यों को सूक्ष्म उद्यमियों में रूपांतरित करने के लिए बढ़ावा दिया जा सके, और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए एक विश्वसनीय और संवेदनशील सहयोगी संरचना की स्थापना करना। इसके अलावा महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन देने के लिए DAY, NRLM के भीतर मानकीकृत प्रोटोकॉल्स का कार्यान्वयन करना। सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। इसे 1990 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया था। ये वित्त मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। महिला उद्यमशीलता में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिका की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उन महिला उद्यमियों के लिए वित्त पोषण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं जिनमें उद्यम शुरू करने की इच्छा तो है, लेकिन इनके पास इन्हें आरंभ करने के लिए पर्याप्त संसाधन और आवश्यक वित्त नहीं है। उदाहरण के लिए केरल का कुदुम्बश्री स्वयं सहायता समूह। ये समूह एकजुटता को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही ये स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के मुद्दों पर महिलाओं को भी एक साथ लाते हैं। उदाहरण के लिए देनलांग स्वयं सहायता समूह। ये समूह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं में बेहतर कार्यक्षमता और निर्णय लेने के लिए कौशल का विकास करने के लिए एक परिवेश तैयार करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत है। ये एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। ये गरीबों, विशेषकर महिलाओं के लिए मजबूत संस्थाओं का निर्माण करता है और वित्तीय सेवाओं एवं आजीविका तक पहुंच प्रदान करता है। ये मांग संचालित दृष्टिकोण अपनाता है। इससे राज्यों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गरीबी उन्मूलन कार्य योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाया जाता है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। दिव्यांगजनों की पहुंच में सुधार करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त की अदालत ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। देश के सभी सरकारी कार्यालय जो ऐसे भवनों के लिए संचालित हो रहे हैं जो दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं हैं, उन्हें अपनी सेवाएं ग्राउंड फ्लोर से प्रदान करनी चाहिए या उसी भवन के सुगम्य स्थान पर उपलब्ध करानी चाहिए। एक अन्य मामले में अदालत ने इस तथ्य को भी उजागर किया कि कुछ विमानन कंपनियां दिव्यांगजनों के लिए चिकित्सकीय मंजूरी अनिवार्य करती हैं। ये अनिवार्यता वैश्विक नागर विमानन मानकों की संगत नहीं है। अदालत ने इस पर भी बल दिया कि देश में परिचालनरत सभी भारतीय और विदेशी विमानन कंपनियों की ये जिम्मेदारी है कि वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करें। दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत की गई थी। RPWD अधिनियम 2016 ने PWD अधिनियम 1995 की जगह ली है। RPWD अधिनियम 2016 में दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए स्थापित मुख्य आयुक्त के कार्यालय को 2 कार्य सौंपे गए हैं। एक है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना
और ऐसे कार्यक्रम या नीतियों की पहचान करना जो RPWD अधिनियम के संगत नहीं है। इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत लागू किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए और भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। NAP को दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन की योजना के तहत लागू किया जा रहा है। इसके अलावा दिव्यांगजनों को सहायकों या उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता चलाई जा रही है। इसके अलावा सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है। ये दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भौतिक अवसंरचनाएं, परिवहन तंत्र और सूचना एवं संचार प्रणालियां विकसित करके उन्हें सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जलवायु लोचशील और निम्न कार्बन युक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए एक फ्रेमवर्क का अनावरण किया। फ्रेमवर्क का उद्देश्य दुनिया भर में समुदायों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में मदद करना है। इसके लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लचीलेपन में भी वृद्धि की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के पेशेवरों का मार्गदर्शन करना है, व्यापक और व्यवहारिक रणनीतियां एवं योजनाएं विकसित करना है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य रणनीति, राष्ट्रीय अनुकूलन योजना का स्वास्थ्य घटक आदि। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में निर्णय लेने वालों की भूमिका और जिम्मेदारियां परिभाषित करना। ये फ्रेमवर्क 10 घटकों में उपाय करने का प्रस्ताव करता है। ये फ्रेमवर्क अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ लक्ष्यों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। अटैच यानी ATACH WHO की एक पहल है। इसे 2022 में आरंभ किया गया था। ये एक अनौपचारिक स्वैच्छिक नेटवर्क है। ये जलवायु लोचशील और संधारणीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के निर्माण के लिए COP 26 में निर्धारित महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए कार्य करता है। संधारणीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को उसके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है। वैश्विक रूप से कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में स्वास्थ्य क्षेत्र का हिस्सा 5% है। पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अपशिष्ट को कम करने में इसकी जरूरत है। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में 15% सामग्री खतरनाक मानी जाती है। ये पहुंच और वहनीयता बढ़ाने के लिए लागत में कमी ला सकती है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बुनियादी घटकों की बात करें तो इसमें शामिल है नेतृत्व और गवर्नेंस। इसके तहत जलवायु परिवर्तनकारी नेतृत्व और गवर्नेंस की जरूरत है। स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल दूसरा घटक है, जिसमें क्लाइमेट स्मार्ट स्वास्थ्य कार्यबल पर बल दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रणाली के तहत जलवायु और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का आकलन, एकीकृत जोखिम निगरानी, पूर्व चेतावनी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ट्रैकिंग, स्वास्थ्य और जलवायु संबंधी अनुसंधान। इसके अलावा आवश्यक चिकित्सा उत्पाद और प्रौद्योगिकियां हैं, जिसके तहत जलवायु लोचशील और निम्न कार्बन युक्त अवसंरचनाएं शामिल हैं। साथ ही प्रौद्योगिकियां और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बल दिया जा रहा है। सेवा वितरण के तहत स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारकों का प्रबंधन, जलवायु संबंधी आपातकालीन तैयारी और प्रबंधन, जलवायु से संबंधित जानकारियों के आधार पर स्वास्थ्य कार्यक्रम और वित्त पोषण इसका 5वां घटक है, जिसमें सतत जलवायु और स्वास्थ्य वित्त पोषण पर बल दिया जाएगा। भारत में सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता बढ़कर 60 गीगावाट हुई। सोलर मॉड्यूल को फोटोवोल्टिक सेल्स या फिर सोलर सेल्स को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है। इनका विनिर्माण क्रिस्टलीय सिलिकॉन जैसी अर्धचालक सामग्रियों से किया जाता है। सोलर मॉड्यूल सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आपको बता दें कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। इसमें से 300 गीगावाट की क्षमता सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाएगी। ऐसे में 60 गीगावाट की क्षमता की प्राप्ति महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। भारत में सोलर मॉड्यूल की स्थिति की बात करें तो भारत में 100 से ज्यादा सोलर मॉड्यूल निर्माता हैं। इनमें से 27 चुनिंदा विनिर्माताओं की विनिर्माण क्षमता 50 गीगावाट है। 2023 में भारत से 3900 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल निर्यात किया गया है। घरेलू विनिर्माताओं में इसे बढ़ाकर 30 गीगावाट प्रतिवर्ष करने की क्षमता है। उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय सोलर मॉड्यूल की विश्व स्तर पर मांग है। इनकी उत्तरी अमेरिका और यूरोप में विशेष रूप से मांग है। सोलर मॉड्यूल विनिर्माण से संबंधित कुछ मुख्य चुनौतियां हैं, जैसे कि भारत में फोटोवोल्टिक मूल्य श्रृंखला के प्रारंभिक चरणों के लिए विनिर्माण क्षमता की कमी है।
पॉलीसिलिकॉन और वेफर पीवी मूल्य श्रृंखला के प्रारंभिक चरण होते हैं। अधिक पूंजी की जरूरत है और उच्च परिचालन लागत है। सोलर सेल उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अनुसंधान और विकास की कमी है। अवसंरचना, गुणवत्ता परीक्षण सुविधा और कुशल मानव संसाधनों के स्तर पर अनुसंधान और विकास की कमी है। साथ ही और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सोलर मॉड्यूल के निर्यात पर कई तरह की सीमाएं लगाई गई हैं। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में देरी देखी जाती है। सोलर पीवी मॉड्यूल से संबंधित सरकार की और भी कई पहलें हैं, जैसे कि सोलर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। इससे अगले 3 वर्षों में 48 गीगावाट की नई विनिर्माण क्षमता सृजित होने का अनुमान है। घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयात पर 40% का बेसिक सीमा शुल्क लगाया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर मॉड्यूल के लिए मॉडल्स एवं विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची तैयार की है। इसमें BIS मानकों का अनुपालन करने योग्य मॉडल्स और विनिर्माताओं को सूचीबद्ध किया जाता है। साथ ही सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को प्राथमिकता आदेश के तहत सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी विनिर्माताओं को प्राथमिकता दी जाती है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया है कि CBI एक स्वतंत्र एजेंसी है और केंद्र सरकार का CBI के कामकाज पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946 के तहत 1963 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। CBI कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीन कार्य करता है। इसे इंटरपोल के लिए भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। राज्यों में CBI को निर्बाध रूप से कार्रवाई करने के लिए DPSC अधिनियम की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति की जरूरत होती है। अगला टॉपिक है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA। चौथे गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के दौरान नौसेना प्रमुख ने IPMDA की भूमिका को रेखांकित किया है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए भारतीय नौसेना की एक पहल है। IPMDA प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संबंधी पहल है। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। इसकी घोषणा टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट में की गई थी, जो कि 2022 में हुआ था। IPMDA का काम है डाक शिपिंग और अन्य सामरिक स्तर की गतिविधियों पर नजर रखना। डाक शिपिंग का मतलब हुआ अवैध गतिविधि में संलग्न पोत परिवहन। इसके अलावा साझेदार देशों के जल क्षेत्र में रियल टाइम गतिविधियों की समुद्री निगरानी को बढ़ाना। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एकीकृत करता है। ये क्षेत्र हैं प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र। पूसा 2090। भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन ने पूसा 2090 नामक धान की नई किस्म विकसित की है। ये पूसा 44 की तरह ही बेहतर उपज पैदा करती है। ये केवल 120 से 25 दिनों में पक जाती है। इसके पकने की अवधि किसानों को नवंबर के मध्य में गेहूं की बुआई से पहले खेत साफ करने के पर्याप्त समय देती है। ये पूसा 44 और CB501 की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। CB501 चावल की जल्दी पकने वाली जपोनिका प्रजाति है। अगला टॉपिक है IBC यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान पेशेवर की नियुक्ति, न्यायिक प्रक्रिया और अंतरिम अधिस्थगन से संबंधित IBC 2016 की धाराओं को उचित ठहराया है। IBC को भारत में कॉर्पोरेट संकट समाधान व्यवस्था में बदलाव लाने और समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रणाली की स्थापना के लिए लागू किया गया है। ये कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों पर लागू होता है। ये प्रावधान करता है निर्णायक प्राधिकरण, कंपनियों और LLPs के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यानी NCLT या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण तथा व्यक्तियों एवं साझेदारी फर्मों के लिए या ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण। भारत का दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ये इंसॉल्वेंसी पेशेवरों, इंसॉल्वेंसी पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं के लिए एक विनियामक निकाय के रूप में कार्य करता है। ई-वे बिल। अक्टूबर महीने में 10 करोड़ से ज्यादा के ई-वे बिल जनरेट किए गए थे। अपनी शुरुआत के बाद से इसने पहली बार ये आंकड़ा पार किया है। ई-वे बिल एक पोर्टल पर तैयार किया गया इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है। ये माल की आवाजाही की वैधता प्रदान करता है, साथ ही ये कर के भुगतान को भी सत्यापित करता है।
केंद्रीय जीएसटी नियम 2017 के मुताबिक 50,000 रुपए से ज्यादा के मूल्य की खेप की आवाजाही के लिए ई-वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता होती है। 2 राज्यों के बीच और 1 राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल जरूरी है। कोई राज्य अपनी राज्य सीमा के भीतर माल की आवाजाही के लिए लागू ई-वे बिल की मूल्य सीमा तय कर सकता है। अगला टॉपिक है फ्रीटो मैग्मेटिक उद्गार। समुद्री जल के भीतर ज्वालामुखी उद्गार के बाद जापान में एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है। यह द्वीप इवोटो द्वीप के पास ज्वालामुखी के कई उद्गारों के बाद बना है। इवोटो द्वीप पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ओगासावारा द्वीप श्रृंखला का भाग है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस द्वीप का निर्माण फ्रीटो मैग्मेटिक उद्गार के कारण हुआ है। ये एक तरह का उद्गार है जिसमें मैग्मा और जल दोनों बाहर आते हैं। आमतौर पर ये तत्व आपस में विस्फोटक रूप से अंतरक्रिया करते हैं। इसमें भाप और पायरोक्लास्टिक खंड एक साथ बाहर निकलते हैं। इसे पृथ्वी पर सबसे सामान्य और खतरनाक प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार माना जाता है। पल्सर्स। हाल ही में फास्ट यानी कि 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप की सहायता से 5 नए पल्सर्स की खोज हुई है। फास्ट दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। ये चीन के गुइझोउ प्रांत में स्थापित है। पल्सर्स तेजी से घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। एक न्यूट्रॉन तारा एक विशाल तारे का अवशेष होता है जो अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुका होता है। ये बहुत ज़्यादा चुंबकीय होते हैं। ये बहुत तेज गति से घूर्णन करते हैं। ये घूर्णन के दौरान अपने चुंबकीय ध्रुवों से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। पल्सर्स की पीरियड उस समय को कहा जाता है जब पल्सर्स उन बिंदुओं पर स्विच ऑफ प्रतीत होते हैं जब उनका प्रकाश पृथ्वी की ओर नहीं होता। सोफिया यानी स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर एस्ट्रोनॉमी इंफ्रारेड। वैज्ञानिकों ने सोफिया एयरबॉर्न वेधशाला के माध्यम से शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एटॉमिक ऑक्सीजन का पता लगाया है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है। ये पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है। वहीं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। इसका न तो कोई चंद्रमा है और न ही इसका कोई वलय है। रनवे ग्रीनहाउस इफेक्ट के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सोफिया दुनिया की सबसे बड़ी एयरबॉर्न खगोलीय वेधशाला है। ये नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का संयुक्त प्रोग्राम है। ये समताप मंडल में संचालित है। वास्तव में ये 99% अवरक्त किरणों को अवरुद्ध करने वाले पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर संचालित है। इस तरह ये ब्रह्मांड की अवरक्त किरणों का स्पष्ट अवलोकन करने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। म्यांमार, यहाँ की राजधानी नेपीता है। म्यांमार जुटा नेता ने कहा है कि हिंसक झड़पों से देश की अखंडता खतरे में पड़ सकती है। म्यांमार एक भू आबद्ध देश नहीं है। इसकी सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में लाओस से, दक्षिण पूर्व में थाईलैंड से, पश्चिम में बांग्लादेश से और उत्तर पश्चिम में भारत से लगती हैं। समुद्री सीमा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से लगती है। म्यांमार के प्रमुख पर्वत हैं पटकाई रेंज, नागा हिल्स और चिन हिल्स भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं। माउंट खाकाबो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। म्यांमार के दक्षिण में अराकान पर्वत या रखाइन पर्वत अवस्थित है। यहाँ का प्रमुख पठार है शान पठार और म्यांमार की नदियां हैं इरावदी, साल्वीन, चिंडविन और सितांग। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। आप सभी छात्रों को विजन आईएएस की पूरी टीम की तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये त्योहार आपके जीवन में पढ़ने की फिर से एक नई उमंग, एक नया मोटिवेशन भरेंगे और उसके बाद आप अपने अपने घरों से फिर से वापस आएंगे, वापस से पढ़ाई में लगेंगे और हम साथ मिलकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस अंक में मैं दिव्या तोमर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।